हे गाइस, माय नेम इज अनुज कुमार शर्मा एंड वेलकम टू निक्षा। और आज हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में बात करने वाले हैं यार। तो एक्सेप्शन क्या होता है? बेसिकली एक्सेप्शन मतलब कुछ एरर आ जाना आपके कोड में, मतलब कुछ प्रॉब्लम आ गई आपके कोड में जिसकी वजह से अब वो प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ रहा। हमने पहले भी देखा हुआ एक इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन है ना, कुछ अरिथमेटिक एक्सेप्शन भी हमने देखे हैं कि कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो, इस टाइप का एक्सेप्शन। तो उन सबको आपको कैसे ग्रेसफुली हैंडल करना है कि जिससे कि आपका प्रोग्राम पूरा का पूरा शट डाउन ना हो जाए, उसे हम कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग, है ना। एक्सेप्शन कैसे कैसे आ सकता है आपके प्रोग्राम के अंदर? सपोज करो आपने यूजर ने कुछ इनपुट गलत डाला है, या फिर आपके सिस्टम की मेमोरी पूरी फुल हो चुकी है, और भी कोई हार्डवेयर डाउन हो गया, तो उस केस में आपका प्रोग्राम ग्रेसफुली कैसे बंद हो, या फिर एक्सेप्शन आने के बाद क्या करना चाहिए, उन चीज़ों को हैंडल करने को हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं। जैसे इसे एग्जांपल समझो, जैसे सपोज करो कि आपके पास अमेजोन से कुछ पैकेज आना है ना, कुछ अमेजोन से डिलीवरी आनी है आपके घर पे, और इस बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई कि डिलीवरी ट्रक टूट गया, या फिर डिलीवरी मैन की शादी है, ठीक है, तो आपके घर पर सामान नहीं पहुंच पा रहा। तो उस सामान को अमेजोन वाले पहुंचाएंगे, फिर भी आपके घर पे ना अगले दिन पहुंचाएंगे। उनको पता चलेगा कि किस लेवल पर प्रॉब्लम आई थी, कि किस जगह पर प्रॉब्लम आई थी। तो उन्हें वो पता कैसे चलता है? क्योंकि उन्होंने वहाँ पे हैंडलिंग लगा रखी है कि यहाँ पे ये एरर आया है, ये एक्सेप्शन आई है, इसको कहाँ पे एक्सेप्शन आई है वो पता लगाना कि किस जगह पे आई है, और उसको किस तरीके से हैंडल करना है आप। तो आपके पास सामान फिर भी आएगा ही, उस दिन नहीं आएगा, अगले दिन आएगा, लेकिन आपका वहीं के वहीं रुक नहीं आता कि वो बोलते चलो हमने तो पहुंचाया था, और आप बोलते हो हमारे पास तो आया ही नहीं, चलो दोनों शांति से बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं होता ना। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे यार, यहाँ लिखा हुआ है एक्सेप्शन इज एन एरर इवेंट दैट कैन हैपन ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम एंड डिस्टर्ब्स इट्स नॉर्मल फ्लो। तो मतलब आपका एक नॉर्मली फ्लो आपका चल रहा है प्रोग्राम का, लेकिन बीच में एक्सेप्शन आ गया कुछ, और उसकी वजह से आपका प्रोग्राम जो है वो डिस्टर्ब हो चुका है। मतलब कुछ चल रही थी लाइन्स, लेकिन यहाँ पे कुछ आपने उल्टा सीधा लिखा हुआ है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ गई, कोई रन टाइम प्रॉब्लम आ गई। वरना कंपाइल टाइम तो आपको पहले बदल जाते हैं, रन टाइम पे जो प्रॉब्लम आती है उनको चेक्ड कहते हैं, अनचेक्ड पूरा पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो एक्सेप्शन इन जावा कैन अराइज फ्रॉम अ डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन सच एस रॉन्ग डेटा एंटर्ड बाय यूजर, हार्डवेयर फेलियर, नेटवर्क कनेक्शन फेलियर, डेटाबेस सर्वर डाउन। तो इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जिनकी वजह से आपका एक्सेप्शन आ सकता है। तो जावा प्रोवाइड्स अ रोबस्ट एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे टू हैंडल एक्सेप्शन सिनारियोस, ठीक है। तो जावा ने आपको पहले से ही देखा है एक्सेप्शन हैंडलिंग कि किस तरीके से आपको हैंडल करना चाहिए, इन सब चीज़ों को एक बहुत अच्छा मेथड दे रखा है, और उसे हम कहते हैं जावा एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो उसके बारे में आज देखते हैं। तो कुछ टर्म्स होती हैं यार, थ्रोइंग द एक्सेप्शन और कैचिंग द एक्सेप्शन, तो उनको देख लेते हैं। तो जावा बीइंग एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हेनेवर एन एरर अकर्स व्हाइल एग्जीक्यूटिंग अ स्टेटमेंट क्रिएट्स एन एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट। तो जब भी उसको लगता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम आई है कुछ, तो उसके केस में उसे, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उसको वहाँ पे भी एक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो एक बार देखते हैं एक्सेप्शन कैसे आती है। तो मैं ये अपने ऊप्स के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग वाले पैकेज में गया, मैंने मेन क्लास बनाई है यहाँ पे, और लेट्स से int a equals to 5 और int b equals to 4 and int c equals to a डिवाइड बाई b। और मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ कि a डिवाइड बाई b क्या आ रहा है, सिस आउट। तो अगर मैं इसे रन करूँगा तो यहाँ पे इसने 1 प्रिंट कर दिया, ठीक है। 5 डिवाइड 1, 5 डिवाइड 4 1 होता है, ओके। नाउ लेट्स से मैं 4 नहीं, यहाँ पे 5 डिवाइड बाई 0 करता हूँ, तो वी कैन नॉट डिवाइड बाई 0, ये आपको पहले ही पता है, लेकिन ये कैसे हैंडल करता है उसे देखते हैं। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ गया, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा लैंग्वेज अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0। यहाँ पे इसका मैसेज भी आ रहा है कि क्या एरर है, तो डिवाइड बाय 0 कर रहे हो आप किस चीज़ के अंदर, अरिथमेटिक एक्सेप्शन के अंदर। तो काफ़ी सारे एक्सेप्शन होते हैं, उनके बारे में देखेंगे हम। उसके अंदर एक अरिथमेटिक एक्सेप्शन होता है, और डिवाइड बाय 0 उसी कैटेगरी में आता है। और ये हमें बता भी रहा है कि किस जगह पर एरर आया। तो इसने बताया पूरा कि आपके ऊप्स वाले पैकेज के अंदर, इस वाले पैकेज के अंदर, इस मेन क्लास के अंदर, इस मेन फंक्शन के अंदर जावा 9 लाइन नंबर 9 में आपने कुछ गलत लिखा है। और जावा नंबर लाइन में क्या प्रॉब्लम है कि इस लाइन में हमने a डिवाइड बाई b किया हुआ है, और हमारा जो b है वो 0 है। तो ये समझ में आ गया आपको। तो ये रन टाइम पे हमें पता चला, कि कंपाइल टाइम पे तो कुछ तरीका था ही नहीं इसको पता लगाने का कि हाँ आप इसे चेक कर सकते हो क्या ये डिवाइड बाई 0 हो रहा है। आपने जब प्रोग्राम को रन किया, क्योंकि कंपाइल टाइम पे तो आपने सिंटैक्स सब कुछ सही लिखा है, सब कुछ ठीक है। रन टाइम पे उसने एक डिवाइड बाय 0 करके देखा, उससे पता चला कि वी कैन नॉट डिवाइड बाय 0, और यहाँ पे उसने एक्सेप्शन थ्रो कर दिया। तो इसको हमें कैसे पकड़ना है, इसको हमें कैसे पकड़ना है वो देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारे ट्राई और कैच 2 ब्लॉक होते हैं ना। तो ट्राई कैच का मतलब क्या है? ट्राई कैच का मतलब, तो ट्राई कैच हमारे 2 कीवर्ड्स होते हैं मेनली, और वो हमारे एक्सेप्शन हैंडलिंग के काम में आते हैं। तो अगर हम क्या करते हैं, जो जिस पीस ऑफ कोड में हमें लग रहा है कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, यहाँ पे कुछ एरर आ सकता है, या एक्सेप्शन थ्रो हो सकती है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, वहाँ पे उसको ट्राई ब्लॉक के अंदर डाल देते हैं। कैसे डालते हैं? तो ट्राई कीवर्ड होता है ट्राई, उसके बाद आपने ये ब्लॉक बनाया पूरा का पूरा, ठीक है। मुझे लग रहा है कि ये पूरा का पूरा ब्लॉक जो है ये एरर देगा मुझे, तो मैंने इसको पूरे के पूरे को ट्राई के ब्लॉक में डाल दिया, ठीक है। ट्राई कीवर्ड, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस से सेपरेट। उसके बाद ट्राई के बाद एक कैच लगाना जरूरी है, तो कैच लगाया मैंने। कैच नहीं तो फाइनली लगाना जरूरी है, फाइनली देखेंगे अभी हम। तो आपने यहाँ पे कैच लगाया, और हम यहाँ पे कैच करेंगे वो वाली एक्सेप्शन जो यहाँ पे थ्रो हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या बताता, अरिथमेटिक एक्सेप्शन तो हो रही है ना, तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन
कंट्रोल स्पेस दबाओगे तो आपको यहाँ पे पूरा नाम आ जाएगा, तो हम पहला वाला चूज़ करेंगे अरिथमेटिक एक्सेप्शन, और उस अरिथमेटिक एक्सेप्शन का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा, ई नाम रख देते हैं उसका हम, ठीक है। तो ये ई हमें रिटर्न हो गया, और हम इस ई के साथ कुछ भी कर सकते हैं कि लेट्स से इस ई के अंदर है क्या क्या। तो ये एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट जो मैंने बताया था कि एक एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट बनता है, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो हमें मैसेज दे सकता है कि गेट लोकलाइज मैसेज की क्या एरर आपके अंदर आया है, तो मैसेज देख लेते हैं कि दिस मैसेज अकर्ड, और तो हम ये बता देते हैं कि अकर्ड प्लीज़ चेक योर कोड, ठीक है। इसको रन करते हैं दोबारा से, तो इस बार आया है डिवाइड बाय 0 अकर्ड प्लीज चेक योर कोड। तो इस बार हमारा कोड जो है वो शट डाउन नहीं हुआ पूरा का पूरा। शट डाउन कैसे नहीं हुआ, क्योंकि अगर मैं इसके नीचे कुछ और लाइंस लिखूंगा, लेट्स से मेरा बहुत एक इंपॉर्टेंट कोड है, इंपॉर्टेंट पीस ऑफ कोड है जिसका चलना बहुत ज़रूरी है, अगर वो नहीं चला तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उसको 100% चलना ही चलना है, चाहे एक्सेप्शन आए चाहे ना आए। तो वो सपोज करो मेरा ये कोड है, वेरी इंपॉर्टेंट कोड, और लेट्स से नीड्स टू रन। तो ये मेरा इंपॉर्टेंट कोड है यहाँ पे, इसको रन होना ही होना है। तो अब ये रन अभी भी होगा, देख रहे हो, एक्सेप्शन थ्रो हुई, उसके बाद मेरा कोड भी रन हुआ। अगर मैं ये ट्राई कैच ब्लॉक नहीं लगाता यहाँ पे, लेट्स से मैं ट्राई कैच ब्लॉक नहीं लगा रहा, ठीक है, तो यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक नहीं लगाया मैंने, और अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा, तो मेरा सबसे पहले उससे मिला एक्सेप्शन आ गई इस लाइन में, और वहीं के वहीं मेरा एग्जीक्यूशन रुक गया, ठीक है। तो जावा रन टाइम ने क्या देखा, जावा रन टाइम ने देखा कि लाइन नंबर 10 में इसको एरर मिला, और इसने उसके बाद कोई भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं की, उसने वहीं के वहीं हमारा प्रोग्राम हॉल्ट कर दिया, ठीक है। इसने एक एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट बनाया और उसको इसने कॉल कर दिया, और उसके बाद प्रोग्राम वहीं के वहीं बंद हो गया, क्योंकि हमने इसे हैंडल ही नहीं किया था। लेकिन जब हम इसे हैंडल करते हैं, इस एक्सेप्शन को जब हम हैंडल कर लेते हैं, तो उसके बाद हमारा ग्रेसफुली हैंडल होता है, हमारा प्रोग्राम एकदम से अब्रप्टली बंद नहीं होता है, और उसके बाद की चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। तो इसको हम वापस लगा देते हैं, तो ये ट्राई ब्लॉक और ये कैच। तो ट्राई कैच क्या करता है कि इवन दो इसे एक्सेप्शन मिल चुका है, लेकिन क्योंकि हमने ये एक्सेप्शन यहाँ पे इस कैच के अंदर कैच कर लिया है, तो यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो हुआ, और यहाँ पे हमने इस एक्सेप्शन को कैच किया, इसी वजह से ये प्रोग्राम अभी भी चलता रहेगा नीचे। ये चीज़ तो चलेगी नहीं अब सी से, बिकॉज सी तो आपको किसी भी हालत में नहीं मिल सकता है ना, आपका एक्सेप्शन ही थ्रो हो सकता है, आप उस एक्सेप्शन से बच सकते हो, आपका प्रोग्राम एब्रप्टली बंद होने से बच जाएगा, लेकिन सी तो आपको अभी भी नहीं मिलेगा ना। तो ये वैल्यू तो प्रिंट नहीं होगी आपका, यहाँ पे जो आपने कैच के अंदर बोला हुआ है कि ये चीज़ रन कर दो, वो चीज़ रन हो जाएगी, और उसके बाद जिस भी तरीके से आप इस एक्सेप्शन को कैच करना चाहते हो, जैसे कि अमेज़न चाहता है कि अगर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई डिलीवरी के अंदर तो दोबारा से डिलीवर कर दो, तो अब वो यहाँ पे ये कर सकता है, वो देखेगा अच्छा ये वाली एक्सेप्शन आई है कि ट्रक फेलियर या कुछ भी, तो वहाँ पे क्या करेगा वो यहाँ पे कोड लिख देगा कि रीडायरेक्ट डिलीवरी अगेन, ऐसा कुछ, ठीक है। तो आप यहाँ पे उसको हैंडल कर सकते हो कि जब भी कुछ एरर आ रहा है तो आप वहाँ पे उसे बता सकते हो कि भाई कुछ प्रॉब्लम आई है, इस प्रॉब्लम को इस तरीके से आप ठीक करो, और उसके बाद का जो भी प्रोग्राम है वो चीज़ चलता रहेगा आपका, है ना। तो ये आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग था, और हम पढ़ रहे थे थ्रोइंग द एक्सेप्शन। तो ये चीज़ थ्रोइंग द एक्सेप्शन होती है कि आपने यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो किया, इस जगह पे आपने एक्सेप्शन थ्रो किया आपके प्रोग्राम ने। जावा बीइंग एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट बनता है आपका। दी एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट कंटेन्स अ लॉट ऑफ डीबगिंग इन्फॉर्मेशन, तो मैंने आपको दिखाई थी गेट मैसेज होता है, उसके अंदर गेट स्टैक ट्रेस होता है कि किस किस लाइन से आया है, उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन, तो कि किस लाइन में एरर आपका था, है ना, किस जगह पे कौन सा एरर था, तो वो सारी सारी इन्फॉर्मेशन उस ऑब्जेक्ट के अंदर होती है, और कहाँ पे एक्सेप्शन हुआ, किस टाइप का एक्सेप्शन था, वो सब की सब इन्फॉर्मेशन वो जावा ऑब्जेक्ट लिख के चलता है अपनी। द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम हॉल्ट्स, वहाँ पे आपका प्रोग्राम का फ्लो रुक जाता है थोड़ी देर के लिए, एंड जीआरई ट्राइज टू फाइंड समवन दैट कैन हैंडल द रेज्ड एक्सेप्शन, और फिर जो जावा रन टाइम एनवायरनमेंट होता है आपका, वो ढूंढता है कि कौन है इसको जो हैंडल कर सकता है। तो हमारे केस में कौन था, हमारे केस में ये कैच ब्लॉक था जिसने इसको हैंडल कर लिया था। अगर हम कैच ब्लॉक नहीं लिखेंगे तो वो और ऊपर जाएगा, वो और ऊपर चेक करेगा कि ये और कौन हैंडल कर सकता है, उसके बारे में देखेंगे अभी। तो नॉर्मल फ्लो तो वहीं के वहीं रुक जाता है थोड़ी देर के लिए, जब तक कि उसे वो नहीं मिल जाता कि कौन इस एक्सेप्शन को हैंडल कर रहा है। और इसी चीज़ को हम एक्सेप्शन थ्रोइंग द एक्सेप्शन भी कहते हैं। व्हेन द एक्सेप्शन अकर्स इन एन मेथड, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट एंड हैंडलिंग इट ओवर टू रन टाइम एनवायरनमेंट इज कॉल्ड थ्रोइंग द एक्सेप्शन, ठीक है। तो ये आपका थ्रोइंग था। उसके बाद कैचिंग देख लेते हैं, कैच कैसे करते हैं। तो एक बार जब ये थ्रो हो जाता है आपका कि आपका एक एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट जो है वो थ्रो हो चुका है, उसके बाद रन टाइम रिसीव करता है उस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को। इट ट्राइज टू फाइंड द हैंडलर फॉर दैट एक्सेप्शन, कि इस एक्सेप्शन को हैंडल कौन करेगा। आप आपने क्या ट्राई कैच लगाया हुआ है, या फिर कहीं पे आपने कोई मैसेज के अंदर थ्रोज लगाया हुआ है, कौन से हैंडल करने वाला है, उसके हैंडलर को ढूंढा जाएगा, ठीक है। द लॉजिक टू फाइंड द एक्सेप्शन हैंडलर इज सिंपल, बहुत सिंपल होता है। सपोज करो आपका कुछ इस तरीके से एग्जीक्यूशन है,
कि एक फंक्शन था, लेट्स से फंक्शन 1, ठीक है, और इस फंक्शन ने लेट्स से फंक्शन 2 को कॉल किया हुआ है, और ये मेरा फंक्शन 2 है, और लेट्स से इसने फंक्शन 3 को कॉल किया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कहीं फंक्शन 3 बनाया हुआ है, और इसमें यहाँ पे एक्सेप्शन आ रही है, मैं a=5/0 कर रहा हूँ इस जगह पे, तो यहाँ पे एक्सेप्शन आएगी। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे उसे एरर मिल गया रन टाइम इन्वायरमेंट को कि यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो है, तो वो चेक करेगा क्या इस जगह पे कैच हो रही है वो एक्सेप्शन। अगर इस जगह पे वो कैच नहीं हो रही तो वो चेक करेगा कि फंक्शन 3 किसने कॉल किया था। तो देखिए फंक्शन 3 कॉल हुआ था फंक्शन 2 के अंदर, तो वो चेक करेगा फंक्शन 2 के अंदर उस मेथड को उस एक्सेप्शन को हैंडल किया हुआ है क्या। अगर यहाँ पे भी हैंडल नहीं हुआ तो वो देखेगा फंक्शन 2 किसने कॉल किया है, वो देखा फंक्शन 2 फंक्शन 1 ने कॉल किया हुआ है, फिर वो यहाँ भी सेम चीज़ चेक करेगा, फिर वो देखा यहाँ पे अगर हैंडल नहीं है तो फंक्शन 1 किसने कॉल किया हुआ है। अल्टीमेटली आपके मेन थ्रेड पे पहुँच जाएगा वो, जहाँ पे मेन फंक्शन आपका कॉल हुआ होगा, वहाँ पे अच्छा करेगा क्या मेन फंक्शन ने इसको एक्सेप्शन को हैंडल किया हुआ है। अगर वहाँ पे भी हैंडल नहीं है मेन फंक्शन के अंदर भी, तो फाइनली आपको एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगा। अगर मेन फंक्शन में आपने हैंडल किया हुआ है या फिर इस पूरी प्रोसेस में कहीं भी हैंडल आपने किया हुआ है एक्सेप्शन को, तो वो वहीं के वहीं रुक जाएगा। अगर मैं यहाँ पे हैंडल कर लूँगा ट्राई कैच लगा के तो यहाँ रुक जाएगा, यहाँ हैंडल कर लूँगा उसको तो यहाँ रुक जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कैचिंग द एक्सेप्शन। तो लॉजिक बड़ा सिंपल है, स्टार्टिंग द सर्च इन द मेथड वेयर एरर अकर्ड, इफ नो अप्रोप्रिएट हैंडल फाउंड देन मूव टू द कॉलर मेथड। तो अगर यहाँ पे कोई अप्रोप्रिएट मेथड नहीं मिला, कि यहाँ पे कोई हैंडलर नहीं मिला इसका ट्राई कैच का, तो इसको जो कॉल कर रहा है उस मेथड पे जंप कर जाओ। तो अगर मेरे मेथड इस तरीके से कॉल हो रहे हैं, ए के बाद बी फिर बी के बाद सी कॉल हो रहा है और एक्सेप्शन आपका सी में कर हुआ है, तो सर्च होती है आपकी सी में, उसके बाद फिर बी में, उसके बाद ए में। समझ में आ गया। इफ अप्रोप्रिएट एक्सेप्शन इज फाउंड, एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट इज पास टू द हैंडलर टू प्रोसेस इट। अगर आपको वहाँ पे कोई मिल जाता है हैंडलर जहाँ पे भी उसने उसको हैंडल किया हुआ है, तो वो जो आपका एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट बना था वो उस हैंडलर को दे दिया जाता है कि भाई लो इसको, अगर आप संभाल सकते हो तो संभाल लो, नहीं तो आप एरर थ्रो करो। तो उसको वहाँ पे वो मिल जाता है और उसे हम कहते हैं कैचिंग द एक्सेप्शन। तो देख लेते हैं वो कैसे काम करता है। कि सपोज करो इस चीज़ को मैं हटाता हूँ यहाँ से और एक फंक्शन बनाते हैं। तो सपोज़ मैंने क्या किया, इस फंक्शन 1 के अंदर मैंने ये लाइन लिख दी कि यहाँ पे वो लाइन लिख दी जहाँ पे मुझे पक्का पता कि एरर आएगा। ठीक है, एक्सेप्शन थ्रो होगी इधर। तो अब ये कैसे हैंडल होगा, और मैं ये क्या करता हूँ इस फंक्शन 1 को यहाँ पे कॉल करा देता हूँ फंक्शन 1। तो मैंने फंक्शन 1 कॉल करा दिया और मुझे पता है कि यहाँ पे इस लाइन में एरर आएगा। तो देखते हैं क्या स्टैक ट्रेस प्रिंट होता है। तो यहाँ पे लिखा आ रहा है कि सबसे पहले तो एरर कौन सा आया और उस एरर का मैसेज क्या था, डिवाइड बाय 0 मैसेज था। उसके बाद फिर किस लाइन में ये स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो ये देख लो नंबर 27 में ये स्टार्ट हुआ, उसके बाद कहाँ गया, नंबर 20 में गया। मतलब स्टार्ट एक्चुअली नंबर 20 से हुआ था, लेकिन सबसे पहले आपको वो लाइन बताई जाती है जो कल्प्रिट है, एक्चुअल कल्प्रिट है। तो वो लाइन आपकी लाइन नंबर 27 है, और वो कहाँ पे कॉल हुई थी, वो लाइन नंबर 20 में कॉल हुई थी। उसके बाद अगर ये 20 भी कहीं और कॉल हुई होती, कोई और फंक्शन बनाया होता मैंने, तो वहाँ तक जाता है ये पूरा का पूरा ऊपर तक, जब तक कि अपने मेन फंक्शन में ना पहुँच जाए। तो इस चीज़ को हम कहते हैं स्टैक ट्रेस। ठीक है, ये हर ऑब्जेक्ट के अंदर मिलता है आपको, एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट के अंदर आपको स्टैक ट्रेस मिल जाता है और वो यहाँ पे प्रिंट कर देता है जावा। ठीक है, ये आपको बताता है कि यहाँ पे आपका एरर आ रहा है। तो ये था आपका कैचिंग द एक्सेप्शन। तो आप ये कैच लगा के एक्सेप्ट करते हो। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो ये थ्रोएबल हायरार्की देख लेते हैं कि किस तरीके से आपके एक्सेप्शन लेड आउट हैं। तो ये जो मैं करा रहा हूँ आपका एक्सेप्शन यहाँ पे, वो पूरा का पूरा नहीं है। ठीक है, आपके प्लेसमेंट के अंदर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग, बस थोड़ा बहुत, जिससे कि अगर से आपसे कोई पूछे उतना मैंने आपको बता दूंगा। और मतलब काफ़ी ज़्यादा डीप में नहीं जाने वाला एक्सेप्शन के अंदर हम। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपका मैं नहीं बताने वाला कि आप अपना खुद का एक्सेप्शन कैसे बना सकते हो, और भी जो बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं उनको नहीं बताऊंगा क्योंकि वो डेली आपके यूज़ में नहीं आते हैं। अभी हम इसको पूरा का पूरा प्लेसमेंट ओरिएंटेड रख रहे हैं। ठीक है, ओके, मूव करते हैं। तो यहाँ पे आपकी थ्रोएबल हायरार्की होती है, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बताया हुआ है कि आपके एक्सेप्शन किस तरीके से डिवाइड हो रखे हैं जावा के अंदर, कैसे कैसे क्लासेस बनी हुई हैं। तो दो चीज़ें होती हैं आपकी, एक होता है एरर और दूसरी होती है आपकी एक्सेप्शन। ठीक है, एरर जो होता है वो प्रोग्राम के अंदर जब भी होता है तो उसके बाद तो वो रुकना ही होता है। ठीक है, उसके बाद अगर एरर आ गया तो उसके बाद आपके प्रोग्राम को शट डाउन होना ही पड़ता है। अगर एक्सेप्शन आ गया तो उसको हम हैंडल कर सकते हैं, उसको हम कैच कर सकते हैं। लेकिन अगर एरर आ गया तो एरर को तो आप मतलब नहीं करना चाहिए आपको उसको, वो कैच। तो एरर किस किस तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि सपोज करो आपकी मेमोरी फुल हो गई, ठीक है, या फिर आपका सिस्टम शट डाउन हो गया, और मतलब एग्जीक्यूशन के बीच में कुछ और प्रॉब्लम आ गई, हार्डवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम आ गई, या फिर एक थ्रेड डेथ होती है वो हो गया, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आ गई, आईओ एरर हो गए इनपुट आउटपुट वाले। तो उन केसेस में हम कहते हैं कि इसको तो हम हैंडल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अगर एरर आए तो कुछ सीरियस हुआ है, तो यहाँ पे प्रोग्राम हॉल्ट हो जाना चाहिए।
तो वो किस टाइप के होते हैं आपके, तो सबसे पहले तो थ्रोएबल एक वो होता है, इंटरफेस होता है, और एरर और एक्सेप्शन दो चीज़ें होती हैं। तो एरर अलग चीज़ है और एक्सेप्शन एकदम अलग चीज़ है। और एरर्स ही वो होते हैं जिनको आपको हैंडल नहीं करना चाहिए, एक्सेप्शन वो होते हैं जिनको आपको हैंडल कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे ये देख लो रेड रेड है, तो रेड का मतलब लिखा हुआ है कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, कि ये चीज़ आपको कंपाइल टाइम पे पता चल जाती है। कंपाइलर ही आपको बताया था कि यहाँ पे एरर आने वाला है, तो आप वहाँ पे उसे हैंडल कर लो। और ये जो ग्रीन वाले ये हैं रन टाइम एक्सेप्शन, इन ये बड़े खतरनाक होते हैं, ठीक है। इनका आपको कंपाइल टाइम पे नहीं पता चलता। आपकी अगर आईडीई बहुत अच्छी है, जैसे कि आपकी इक्लिप्स होती है या फिर जिसमें हम कर रहे हैं कोड, या फिर आपकी और इंटेलिजेंट होते हैं, तो वो आपको कंपाइल टाइम तो बता देते हैं। कंपाइल टाइम तो आपको कंपाइल में भी पता चल जाता है कि यहाँ पे इस लाइन में एरर आ सकता है, तो इसको हैंडल कर लो। लेकिन जो आपके रन टाइम वाले होते हैं, जैसे हमने अभी देखा डिवाइड बाय जीरो, तो वो आपको पता नहीं चलते। उसके लिए आपको अपना लॉजिक स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है कि मुझे किस तरीके के केसेस आ सकते हैं मेरे प्रोग्राम के अंदर और मुझे इसे उन्हें कैसे हैंडल करना चाहिए। तो एरर के अंदर यार ये तीन चीज़ें होती हैं आपकी, डेथ, थ्रेड डेथ और वर्चुअल मशीन एरर या फिर आईओ एरर। और ये वर्चुअल मशीन के भी पार्ट्स होते हैं, आउट ऑफ मेमोरी एरर, स्टैक ओवरफ्लो एरर, और भी कुछ होते होंगे। अच्छा, लेकिन एक्सेप्शन के अंदर क्या क्या आता है आपके, रन टाइम एक्सेप्शन होते हैं, उसके बाद आईओ एक्सेप्शन होते हैं, एसक्यूएल एक्सेप्शन होते हैं, ब्रोकन बैरियर एक्सेप्शन होते हैं। तो इन सब के बारे में अभी हम नहीं देख रहे हैं। रन टाइम एक्सेप्शन के अंदर हमारे नल पॉइंटर एक्सेप्शन, अरिथमेटिक एक्सेप्शन है ना, डिवाइड बाय जीरो, और आपका जो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन होता है, वो सब इसी में आ रहे होते हैं। तो उनको हमें हैंडल करना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया का पूरा कैसे ये फ्लो बना हुआ है कि कौन कौन से एक्सेप्शन होते हैं। बेसिकली आप अगर यहाँ पे ये ना लिखो, जैसे मैं इसको वापस अनकमेंट करता हूँ और इसको मैं कॉल नहीं कर रहा, तो यहाँ पे मैंने लिखा ना अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो ये सब की सब चीज़ें जो होती हैं वो टॉप लेवल पे जाके एक्सेप्शन एक क्लास होती है जो मेन एक्सेप्शन होता है, उसको एक्सटेंड कर रही होती है। तो यहाँ पे मैं एक्सप्लिसिटली ना बता के कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, मैं यहाँ पे सिर्फ लिख दूंगा एक्सेप्शन, तो भी मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली अरिथमेटिक एक्सेप्शन भी एक एक्सेप्शन ही होता है। तो ये आपकी सबकी जो पेरेंट क्लास होती है, टॉप लेवल की पेरेंट क्लास, ये वो होती है एक्सेप्शन। तो यहाँ पे लेकिन आपको एक्सप्लिसिटली नहीं पता चल रहा, आपने जितने भी एक्सेप्शन आ सकते थे इस कोड के अंदर, वो एक तरीके से आपने वो सारे के सारे हैंडल कर लिए, ठीक है। तो वो जो आपको फाइन ट्यूनिंग होती है वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। अगर 4-5 तरीके के एरर आ रहे हैं तो आप उन 4-5 तरीकों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे यहाँ पर, क्योंकि आपने क्या, जो टॉप लेवल का जो एक्सेप्शन था वही कैच कर लिया। तो ये नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके कोड के अंदर 3 या 4 अलग अलग टाइप के एक्सेप्शन आ सकते हैं जो अलग अलग हैं, तो उनको आपको अलग अलग हैंडल करना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम अलग अलग कैच ब्लॉक बनाते हैं। कैसे, तो हम लिखते हैं यहाँ पे, तो लेट्स से अरिथमेटिक वाला जो था, अरिथमेटिक एक्सेप्शन यहाँ रहने देते हैं, दूसरा कैच ब्लॉक लगाते हैं, और यहाँ पे हम दूसरा एक एक्सेप्शन पकड़ेंगे, लेट्स से एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। तो ये वाला एक्सेप्शन यहाँ पकड़ लिया, दूसरा और पकड़ लेते हैं, लेट्स से इलीगल स्टेट वाला, इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन पकड़ लेते हैं, कुछ भी, मतलब यहाँ पे आप कैच कर सकते हो। और यहाँ पे उनके अलग अलग के हिसाब से आप अलग अलग चीज़ें कर सकते हो, कि अगर आपको लग रहा है अच्छा अरिथमेटिक एक्सेप्शन आया तो मुझे ये काम करना चाहिए, नहीं अगर ये एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आया है तो मुझे ये काम करना चाहिए। जैसे अमेजोन वाले एग्जांपल में, कि अगर आपका ट्रक डिलीवरी फेल हुई है तो आपको ट्रक वाले को ठीक करना चाहिए। अगर आपके डिलीवरी मैन के साथ कुछ प्रॉब्लम है तो आपको वो चीज़ ठीक करनी चाहिए। आपका अगर घर पे कोई एड्रेस नहीं मिला तो क्या करना चाहिए। सबकी अलग अलग चीज़ें हैं, सारे एक्चुअली हैं तो एक्सेप्शन ही है, लेकिन आपको उनको फाइन ट्यून करना है ना, उनको फाइन ट्यून करना है, सबके लिए अलग अलग रिस्पॉन्ड करना है। तो उनको आप अलग अलग तरीके से कैच कर सकते हो। तो ये आपको मल्टीपल कैचेस हैं, इनमें आप अपनी अपनी एग्जीक्यूशन लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि इंडेक्स शुड बी इन द रेंज ऑफ 0 to साइज ऑफ एरे। तो यहाँ पे मैं उसको बता रहा हूँ कि इंडेक्स आपने गलत बताई है। और यहाँ पे लीगल आर्ग्यूमेंट आ सकता है, जैसे मैंने सपोज करो कास्टिंग के अंदर कुछ प्रॉब्लम कर दी, कि मैंने जो कास्ट नहीं हो सकता था उसको भी मैंने कास्ट कर दिया, तो आपके वहाँ पे लीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन थ्रो हो रहा होता है, तो उसको भी आपको हैंडल करना चाहिए कि चेक योर कास्टिंग केयरफुली। या फिर आप सिंपल वार्निंग मैसेज ना देखे कुछ और काम भी कर सकते हो। यहाँ पे कुछ पूरा पूरा पीस ऑफ कोड लिख सकते हो कि अगर ये एरर आया तो मुझे इस तरीके से अब काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए। मैंने यहाँ पे सिंपल एरर वार्निंग्स लिखे हैं। तो अगर आपके पास कोई भी एक भी कैच आपको मिल जाता है तो उसके बाद बाकी सारे कैच एग्जीक्यूट नहीं होते। बेसिकली वो ढूंढता है एक एक करके सारे कैचेस के अंदर कि कौन सा कैच मिल रहा है इसे, और जहाँ भी वो वाला एक्सेप्शन कैच हो जाता है उसके बाद आपका प्रोग्राम वहाँ से फिर नीचे बाहर आ जाता है, मतलब इन कैचेस में से बाहर आ जाता है, ठीक है। तो अगर मैं इसे रन करता हूँ तो यहाँ पे देख लो डिवाइड बाय जीरो अकर्ड, इसने ये वाले मैसेज में घुस गया। लेकिन अगर मैं इसके अंदर लेट्स से एरे इंडेक्स ऑफ आउट ऑफ बाउंड लगाता हूँ, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड के लिए मुझे क्या करना होगा कि ए इंट ए इक्वल्स टू न्यू इंट
5 कि इसका साइज तो 5 है, लेकिन मैं प्रिंट करना चाहता हूँ लेट्स से सिस आउट A6, इसका साइज तो 5 है लेकिन मैं 6 प्रिंट करना चाह रहा हूँ, तो लेट्स से क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा है इंडेक्स शुड बी इन द रेंज ऑफ 0 टू साइज ऑफ एरे। क्यों? क्योंकि इसने ये वाला एक्सेप्शन तो नहीं मिला इसे, है ना, ये वाला एक्सेप्शन तो थ्रो नहीं हुआ, तो इसने कौन सा वाला एक्सेप्शन पकड़ा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, और उसने उस वाले को कैच कर लिया, और उसके बाद जो हमारा वेरी इंपॉर्टेंट कोड जो रन होना था वो रन हो गया। अगर मैं ये चीज़ नहीं लिखता, ट्राई कैच नहीं लगाता, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ कोड भी रन नहीं होता हमारा, और हमारा प्रोग्राम एब्रप्टली बंद हो जाता और यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब होता है उसमें काफ़ी। ओके, तो आपको मल्टीपल कैच स्टेटमेंट भी मिल गई। एक आपकी फाइनली भी होती है। तो फाइनली का काम क्या होता है, फाइनली आपका कीवर्ड होता है, फाइनली कीवर्ड होता है ये एक तरीके से आप समझ लो जैसे स्विच केस के अंदर एक डिफ़ॉल्ट होता है ना, स्विच केस आपने अगर सारे केसेस हैंडल कर लिए तो ये होना चाहिए, वरना एक आपका डिफ़ॉल्ट तो रन होगा ही होगा। वैसे आपका यहाँ पे फाइनली होता है। अगर आपको सारे कैचेस मिल भी गए, अगर इनमें से कोई भी कैच मिल गया तो भी आपका फाइनली रन होगा, अगर आपको कोई भी कैच नहीं मिलता है तब भी आपका फाइनली रन होगा। कैसे? लेट्स से यहाँ पे एक एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन हो रहा है, और मैं यहाँ पे फाइनली में लिख देता हूँ कि कोई भी अगर एक्सेप्शन थ्रो होती है तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो ये फाइनली आपका हमेशा रन होगा, ठीक है, फाइनली आपका हमेशा रन होगा। इसको अगर मैं रन करूँगा तो यहाँ पे लिखा है इंडेक्स शुड बी इन द रेंज ऑफ 0 टू साइज ऑफ एरे, कि यहाँ पे ये वाला कैच एक्सेप्शन थ्रो हुआ। उसके बाद इसने लिख दिया सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, क्योंकि ये फाइनली आपका हमेशा रन होना होता है। तो सबसे पहले ये वाला एक्सेप्शन मिला इसे, और उस एक्सेप्शन के बाद आपने फाइनली आपका हमेशा रन होता, तो यहाँ पे रन हो गया। अगर मैं इसे कैच नहीं करता, सपोज ये वाला कैच उड़ा देता हूँ यहाँ से, तो आपका वो कैच नहीं हो पाएगा वो वाला एक्सेप्शन। तो देखते हैं क्या होता है। तो आपका फिर भी जो फाइनली के अंदर आपने कोड लिखा है वो भी प्रिंट हो गया। मतलब फाइनली वाली चीज़ें हमेशा रन होंगी, चाहे एक्सेप्शन आए चाहे ना आए, चाहे आपने एक्सेप्शन को कैच किया हो चाहे ना कैच किया हो। और यहाँ पे हमारा जो एक्चुअल एक्सेप्शन था वो भी आपको दिख गया कि जो आपका साइज़ था 6, लेकिन आप साइज़ आपका 5 था, लेकिन आपने यहाँ पे इंडेक्स 6 डाला हुआ है, तो ये आपका एरर है। तो ये हमें अरिथमेटिक एक्सेप्शन सॉरी इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन मिल गया, और उसका जो मैसेज है वो भी यहाँ पे प्रिंट हो गया। कूल। तो ये आपके मल्टीपल कैचेस हो गए और आपका फाइनली ब्लॉक भी हो गया। मूव करते हैं आगे। तो अब अगले आते हैं आपके 2 कीवर्ड्स। तो आपके 5 कीवर्ड होते हैं बेसिकली। आपका ट्राई होता है, कैच होता है, फाइनली होता है, फिर थ्रो और थ्रोज, ये 2 कीवर्ड और होते हैं। ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते इनको, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं कि थ्रो कीवर्ड क्या होता है। आपका थ्रो कीवर्ड इन जावा इज यूज्ड टू एक्सप्लिसिटली थ्रो एन एक्सेप्शन व्हेन फ्रॉम अ मेथड और एनी ब्लॉक ऑफ कोड। तो जहाँ पे आपको लगता है कि अगर ये कंडीशन आ गई कभी भी, कि अगर आपका कभी भी आपका कोड का फ्लो इस डायरेक्शन में चला गया, तब तो क्रैश करना ही करना है। तो सपोज करो कि ऐसा कुछ सिचुएशन है कि अमेजोन ने आपको डिलीवरी भेज दी आपके किसी सामान की, लेकिन वो सामान आपके यहाँ पे गलत पहुँचने वाला है, आपने जो मंगाया था वो नहीं पहुँच रहा। तो अगर जैसे अमेजोन को पता चला कि ये सामान यहाँ पे इनके पास गलत पहुँचने वाला है, उससे पहले ही वो सिस्टम को वहाँ पे ब्रेक कर देगा, वो नहीं जाने देगा उसे। तो वहाँ पे सब कुछ सही चल रहा था, घर पे पहुँच भी गया था सामान, लेकिन वो गलत सामान पहुँच रहा होता, तो अमेजोन वालों ने क्या कर दिया, वहाँ पे उसको पहले ही थ्रो कर दिया एक्सेप्शन को। तो सिस्टम ने नहीं किया एक्सेप्शन थ्रो, यूज़र ने, मतलब आपके प्रोग्रामर ने खुद एक्सेप्शन थ्रो किया। उससे हम कहते हैं एक्सप्लिसिटली एक्सेप्शन थ्रो करना, और उसे हम थ्रो। तो जरा थ्रो कीवर्ड को देख लेते हैं, थ्रो कीवर्ड कैसे काम करता है। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे कोड को उड़ा देता हूँ। तो ये मेरा फंक्शन 1 है, और इस फंक्शन के अंदर सब कुछ ठीक है, सब कुछ अंकी डोरी। मतलब मान लो यहाँ पे a/b सही हो रहा है, ठीक है, b आपका 0 नहीं है, b आपका 3 है, तो सब कुछ ठीक चलना चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे ये चीज़ हो रही है, मतलब कुछ भी से बूलियन इज डेंजर, एक इज डेंजर है और इफ़ इज डेंजर, कि कुछ डेंजरस चीज़ होती है, तो मैं यहाँ पे थ्रो कर दूंगा न्यू लेट्स से एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। तो इसको आप ऐसे भी थ्रो कर सकते हो, या फिर आप इसके अंदर अपना मैसेज बता सकते हो कि डेंजर वॉज कमिंग, कुछ भी, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक्सेप्शन के अंदर आपका मैसेज डाल दिया। तो ये थ्रो कीवर्ड होता है, और ये किस काम में आता है, आपका एक्सप्लिसिटली आपको एक, अगर आपको एक्सेप्शन थ्रो करानी है तो उस काम में आपका ये थ्रो कीवर्ड आता है। तो हर थ्रो कीवर्ड के साथ आपको हर एक्सेप्शन थ्रो के साथ आपको एक एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट बनाना होता है। तो वो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे आप, तो ये आपका एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट है। देख रहे हो ये न्यू कीवर्ड करके आपने ये बनाया है। तो ये न्यू कीवर्ड से आपका एक ऑब्जेक्ट बनता है, वो आपका एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट है। और वो ऑब्जेक्ट के पास सारी इन्फॉर्मेशन होगी, किस लाइन में एरर आया और क्या उसका मैसेज है, वो ये मैसेज है, और ये मैसेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो जब मैं इसे प्रिंट करूँगा, लेट्स से फंक्शन 1 को मैंने रन किया यहाँ पे,
तो ये फंक्शन 1 यहाँ पर रन हो जाएगा और देखते हैं क्या होता है। तो आपका ये लाइन प्रिंट हुई, पहले सब कुछ ठीक चला था, 5/3 1 होता है आपका। उसके बाद आया कि एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन ये हुआ है और इस जगह पे हुआ है, और मैसेज क्या है उसका कि डेंजर वॉज कमिंग। कुछ भी मतलब आपको कहीं पे लग रहा है कि अगर इस स्टेटमेंट में घुस चुका है, मतलब इस फ्लो में आपका प्रोग्राम जा चुका है, तो यहाँ पे आपको एरर दिखाने ही दिखाने, यहाँ पे आपको एक्सेप्शन दिखाने ही दिखाने हैं, कुछ नहीं हो सकता। तो वहाँ पे आपका थ्रो कीवर्ड काम में आता है। बहुत कम यूज़ करते हैं हम इसे, बट यूज़ नहीं कर, मतलब इसको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन जब आपको लग रहा है कि बहुत बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में आपका जा रहा है प्रोग्राम, तो आपको थ्रो करना भी चाहिए, ठीक है। हम इसे डेली यूज़ में यूज़ नहीं करते हैं, बट मैंने आपको फिर भी बता दिया थ्रो कीवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थ्रोज कीवर्ड, और थ्रोज कीवर्ड इन जावा इज यूज्ड इन द सिग्नेचर ऑफ अ मेथड टू इंडिकेट दैट दिस मेथड माइट थ्रो वन ऑफ द लिस्टेड टाइप एक्सेप्शन। तो थ्रोज कीवर्ड किस लिए यूज करता है कि आपको फंक्शन के अंदर आपको बताना होता है कि ये फंक्शन जो है ये वो एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, माइट, इट माइट थ्रो एन एक्सेप्शन। तो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ये फंक्शन 3, फंक्शन 2, फंक्शन 1 का अगर फ्लो है, तो अगर फंक्शन 3 या लेट्स से फंक्शन 2 ने बोल दिया कि इट माइट थ्रो एक्सेप्शन, और वो अंदर एक्सेप्शन थ्रो हो गई है, तो इसी लेवल पर रुक जाएगा, आपका ऊपर नहीं जाएगा। तो आप यहाँ पर ट्राई कैच लगा के इसे हैंडल कर दो। तो आप एक तरीके से सिस्टम को बता रहे हो कि मैं यहाँ पे वो जो एक्सेप्शन है उसको यहाँ पे इस लेवल पे हैंडल कर रहा हूँ, उसको मैं मेन तक नहीं जाने दे रहा। तो मेन का फ्लो चलता रहेगा, मैंने उसको यहीं पे हैंडल कर लिया। तो थ्रोज कीवर्ड आपका समझ में आ गया, मेथड लेवल पे होता है आपका, ये बताने के लिए कि ये मेथड जो है इट माइट थ्रो दी एक्सेप्शन, और उसको मैं यहाँ पे हैंडल कर रहा हूँ, ठीक है। द कॉलर टू दिस मेथड्स हैज़ टू हैंडल द एक्सेप्शन यूजिंग अ ट्राई कैच ब्लॉक। तो इस मेथड को जो भी, मतलब इस मेथड को अगर यहाँ पे फंक्शन 1 कॉल कर रहा है, तो फंक्शन 1 को बताना पड़ेगा कि अच्छा फंक्शन 2 ने अगर लिख दिया कि फंक्शन 2 थ्रोज दिस एक्सेप्शन, तो फंक्शन 1 को वो वाला एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ेगा ट्राई कैच ब्लॉक लगा के इस फंक्शन 2 के अराउंड। देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर ऐसे फंक्शन 1 था, और मैं क्या करता हूँ एक और फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन 2 स्टैटिक वॉइड फंक्शन 2, और इसके अंदर ये वाला कोड डाल देता हूँ मैं, कमांड एक्स, और इसके अंदर मैंने ये वाला फंक्शन ये वाला कोड डाल दिया कि डेंजर है, और मुझे पता है कि यहाँ पे एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन ये वाला फंक्शन देने वाला है, और इस फंक्शन को मैं इसमें से कॉल कराऊंगा। फंक्शन 2 कॉल करा दिया मैंने, देख रहे हो क्या हो रहा है। तो मेन फंक्शन ने फंक्शन 1 को कॉल किया, और फंक्शन 1 ने फंक्शन 2 को कॉल किया, और फंक्शन 2 आपको एरर दे रहा है, और मैं यहाँ पर लगा दूंगा। तो मैंने बताया था आपको मेथड, ये थ्रोज जो है वो आपके मेथड पे लगता है, तो यहाँ पे मैं थ्रोज को मेथड के बाद लगाऊंगा थ्रोज, और बोल दूंगा कि एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है ये। तो ये यहाँ पे बता दिया आपने कि किस टाइप का एक्सेप्शन ये थ्रो कर सकता है, और उसके बाद मुझे यहाँ पे उसको हैंडल करना चाहिए। कैसे हैंडल करूँगा मैं, तो इसके अराउंड ट्राई कैच ब्लॉक लगाऊंगा। तो ट्राई कैच, और लेट्स से इस बार मैं एक्सेप्शन डालता हूँ, और इस एक्सेप्शन को मैं यहाँ पे हैंडल कर लूँगा। तो मैं इसे यहाँ पे हैंडल कर लूँगा, सिस आउट ई डॉट मैसेज। अकर्ड। अब इसे रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो डेंजर वॉज कमिंग अकर्ड, ये प्रिंट हुआ। तो आपका पूरी कोड में कहीं पे भी आपका एक्सेप्शन नहीं आया, एक्सेप्शन आपका आया था लेकिन वो हैंडल हो चुका है। आप देख रहे हो कोई रेड लाइन नहीं आ रही। तो हुआ क्या, फंक्शन 1 कॉल हुआ, फंक्शन 1 ने अपना ये काम किया और इसने सी प्रिंट कर दिया, तो इसका जो 1 था आउटपुट आ गया। फिर आप इस ट्राई कैच में घुसे और आपने फंक्शन 2 कॉल किया। फंक्शन 2 ने क्या किया, देखा कि एक एक्सेप्शन थ्रो कर दिया, और जैसे ही वो एक्सेप्शन थ्रो हुआ, तो इस मेथड को पता है कि ये वाला मेथड यहाँ पे एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन दे सकता है। तो उसको मैं यहाँ पे इस लेवल पे ट्राई कैच नहीं लगाना चाहता, मैं चाहता हूँ कि जो पेरेंट है इसका वही ट्राई कैच ब्लॉक लगाए। तो उस केस में मैं यहाँ पे थ्रोस लगा दूंगा। तो इसको पता चला कि इस फंक्शन ने एक्सेप्शन भेजा है, और उसके पास एक्सेप्शन वाला ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे मैंने बताया था ना आपको कि स्टैक ट्रेस होता है आपका, तो फंक्शन 3 ने अब वो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट फंक्शन 2 को भेज दिया होगा, या फिर फंक्शन, हमारे केस में क्या है, फंक्शन 2 ही हमारे 1 और 2 है ना। तो फंक्शन 2 के पास एरर आया, तो फंक्शन 2 ने वो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट फंक्शन 1 को भेजा, और उसने यहाँ पे ट्राई कैच लगा के अपना उसे हैंडल कर लिया। तो वही हुआ यहाँ पे, फंक्शन 2 ने आपका ट्राई कैच लगाया और उसको हैंडल कर लिया, और उसको वाला मैसेज मिल गया जो हमने यहाँ लिखा था डेंजर वॉज कमिंग, वो उसको यहाँ मिल गया, और लिखा है डेंजर वॉज कमिंग अकर्ड, ठीक है। तो थ्रो समझ में आ गया आपको। बेसिकली जब आप चाहते हो कि एक आपका पूरा का पूरा फ्लो बना हुआ है, लेकिन इस जगह पे मुझे वो हैंडल नहीं करना, या फिर मुझे टॉप लेवल वाले फंक्शन बताना है कि ये वाला फंक्शन जो आप कॉल कर रहे हो ये एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, तो इसको हैंडल करो, तो उस जगह पे आपको थ्रोज कीवर्ड यूज़ करना चाहिए। तो एक और चीज़ होता है, लेट्स से आपने थ्रेड नहीं पढ़ा, लेकिन बता देता हूँ कि एक थ्रेड होता है जिससे हम एग्जीक्यूशन, थ्रेड आपका बेसिकली
प्रोसेस के अंदर होता है कि आपको मल्टीपल प्रोसेसेस चलानी है, तो वहाँ पे आपका थ्रेड काम में आता है। और भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होता है, लेकिन एक स्लीप वाला फंक्शन होता है इसके अंदर, ठीक है, कि मैं अपने प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को 1000 मिली सेकेंड के लिए रोक देना चाहता हूँ। कि मतलब ऐसा होगा, पहले एक लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर 1000 मिली सेकेंड के लिए जैसे ये वाली लाइन मिलेगी थ्रेड डॉट स्लीप, तो सिस्टम हमारा सो जाएगा 1000 मिली सेकेंड के लिए, उसके बाद दूसरी लाइन स्टार्ट होगी, ठीक है। तो थ्रेड डॉट स्लीप वहाँ पे काम आता है। तो थ्रेड डॉट स्लीप के ऊपर अगर आप ये ट्राई कैच नहीं लगाओगे ना, तो यहाँ पे ये बोलता है कि इसको हैंडल करो। देख लो यहाँ पर रेड लाइन आ गई हैं और ये बोल रहा है कि अनहैंडल एक्सेप्शन टाइप इंटरेक्ट। तो मैं इसको, ये अनहैंडल एक्सेप्शन है और इसको मुझे हैंडल करना है, तो मैं ट्राई कैसे से सेपरेट कर दूंगा। तो ये इंटरप्टेड एक्सेप्शन थ्रो करता है। तो यहाँ पे ये इंटरप्टेड एक्सेप्शन जो है, इसने मुझे बताया कि जो थ्रेड डॉट स्लीप है ये इंटरप्टेड एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, और ये करेगा अगर आपने ये नहीं लिखा तो यहाँ पे उसने आपने हैंडल कर लिया इसे, और अब यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा। तो आपका क्या होगा, ये लाइन्स एग्जीक्यूट होंगी, फिर 1000 मिली सेकेंड के लिए सो जाएगा, उसके बाद लेट्स से ये लाइन एग्जीक्यूट होगी आफ्टर डिले। इसको रन करते हैं तो 1 प्रिंट हुआ, फिर देख लो 1000 मिली सेकेंड के बाद रन हुआ। इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं, 3 सेकेंड करते हैं। तो पहले आपका 1 प्रिंट होगा, फिर 3 सेकेंड्स बाद आपका आफ्टर डिले प्रिंट हुआ। तो ये उस काम में आता है, इसको डेलिबरेटली यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये आपका था एक्सेप्शन हैंडलिंग यार। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थ्रो एंड थ्रोज कीवर्ड थोड़े एडवांस हो जाते हैं, अगर आपको ये नहीं भी समझ में आया ज़्यादा तो भी टेंशन मत लेना, ये ज़्यादा पूछे नहीं जाते। आपको थ्रोएबल हायरार्की समझ में आ गई होगी, और जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं कि थ्रो कब होता है और कैच कब होता है और पूरा सिस्टम कैसे काम कर रहा होता है, वो सब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गया, और आने वाली वीडियोज़ में हम करने वाले स्टार्ट आपका ऊप्स के अंदर जो टॉपिक्स रह गए हैं। एक्सेप्शन आपका हो गया, अगली वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तब तक चलते हैं, सी यू, हैव अ गुड डे।